एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग हापुड़ के यूपीएसआईडीसी के धौलाना इलाके की केमिकल फैक्ट्री में लगी है, जो देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर चुकी है। और चंद ही मिनटों में धमाकों के साथ पूरी फैक्ट्री धड़कने लगी, आग की लपटें आसमान को छूने लगी और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की खबर पाकर के फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। काफी भयानक यहां पर आग लगी। आसपास के जिले गाजियाबाद और नोएडा से भी फायर टेंडर मंगाए गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका और आग में फैक्ट्री तो जलकर खाक हो ही गई, लेकिन राहत की बात ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। फैक्ट्री से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया था। ये बड़ी खबर यूपी के हापुड़ से आपको बता रहे हैं। ये एक फैक्ट्री है जिसमें भयानक आग लग गई और इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये आग फैलती हुई नजर आई कि आसपास के ज़िलों से भी फायर फाइटर्स की टीम को बुलाना पड़ा, क्योंकि काफ़ी बड़ी ये फैक्ट्री। हालांकि सबसे अच्छी बात, राहत की बात यह है कि कोई भी मजदूर या कोई भी एम्प्लॉय इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद नहीं था जिस वक्त ये आग लगी। सभी को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन फैक्ट्री पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई। तो आग ने काफी विकराल रूप ले लिया। आप देख सकते हैं इस पूरी फैक्ट्री को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है और तमाम अधिकारी लगातार मौजूद रहे। काफी वक्त लगा यहां पर इस भयानक आग में काबू पाने के लिए। बीडीएच रोड, धौलाना रोड पर फायर स्टेशन प्लगवा को सूचना मिली कि वहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लगी हुई है। इस सूचना पर तुरंत 3 गाड़ियां फायर स्टेशन प्लगवा से घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई और तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। आग की भीषणता को देखते हुए फायर स्टेशन हापुड़ से भी 3 गाड़ियां घटनास्थल पर बुलाई गई और आग की और अत्यधिकता देखते हुए फायर स्टेशन गाजियाबाद और नोएडा से भी अतिरिक्त गाड़ियों की मांग की गई। सभी गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। आग को काफी काबू कर लिया गया है। अभी तक किसी के घायल या जनहानि की कोई सूचना नहीं है। कंट्रोल रूम की सूचना प्राप्त हुई थी कि देहरा गांव में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। तो सूचना पर तत्काल मैं, तहसील में हमारे एसडीएम साहब, सीओ साहब, नायब तहसीलदार और सीएफओ तत्काल पूरी अपनी टीम के साथ यहाँ आए और आग पर काबू करने का प्रयास किया गया। तत्काल हमारी 8 फायर टेंडर की टीमें यहाँ पहुँच गई है और लगातार आग पे काबू करने का वो प्रयास चल रहा है। देखिए, प्रथम दृष्टया तो शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन अभी इसमें विस्तृत जांच आगे की जाएगी। अगली बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां के एलौची बाग के शालोपोरा में एक मकान में बीती रात भयानक आग लग गई और आग इलाके के 3 मंजिला मकान में लगी। रात तकरीबन 12:50 पर पुलिस को आग लगने की इंफॉर्मेशन मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के मौके पर भेज दिया गया। लेकिन जिस मकान में यह आग लगी थी वहां तक जाने का रास्ता बहुत कम था, जिससे दमकल गाड़ियों को पहुंचने में काफी मुश्किल हुई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम किसी तरह से घटनास्थल पर पहुंची, तीसरी मंजिल पर लगी आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों ने आग को आसपास के घरों में फैलने से रोका और राहत की बात यह भी रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। और पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ममता बनर्जी के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने एक रैली में विवादित बयान दिया था, जिस पर अब केस दर्ज हो चुका है। और वहीं हेट स्पीच मामले में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आराम बाग में एक रैली के दौरान दिए बयान के मामले में सीआईडी ने अभिषेक को नोटिस दिया। ये शिकायत चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी। अभिषेक बनर्जी को 16 जून को इस पूरे मामले में सीआईडी के सामने पेश होना है। और वहीं बागी सांसदों ने भी ममता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रविवार को बागी गुट की पहली बैठक दिल्ली में होने जा रही है और इसमें सीएम शुभेंदु अधिकारी शामिल होंगे। पार्टी में बगावत के बाद दीदी भतीजे की नई मुसीबत। ममता दीदी पर एफआईआर, भतीजे को सीआईडी का नया समन। पहले बगावत, अब चुनावी हेट स्पीच में फंसे
बुआ भतीजा। बंगाल की सत्ता से बाहर होने के बाद ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। बंगाल पुलिस और सीआईडी बुआ भतीजे की एक एक फाइल खोल रही है। सबसे लेटेस्ट एक्शन ममता बनर्जी पर हुआ है। शुक्रवार को ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में हेट स्पीच का केस फाइल किया गया। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कई रैलियों में कहा है कि हम हैं इसीलिए आप सब सुरक्षित हैं, नहीं तो वो आपको एक सेकंड में खत्म कर देते। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে এক সেকেন্ড লাগবে। ममता बनर्जी का यही बयान अब उनके गले की फांस बन गया है। आरोप है कि ममता बनर्जी ने इस तरह के बयान देकर हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाने की कोशिश की। ममता बनर्जी पर एफआईआर के बाद टीएमसी भड़क गई है। पहले ये भाजपा को बड़ा बड़ा नेता लोग जब आ रहे थे यहाँ का भी, तो बहुत सारे डायलॉगबाजी किए थे, उल्टा करके ये करके वो करके, तो उसके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। अभी वो लोग सत्ता में है और ये एक भय का माहौल क्रिएट करने के लिए, थ्रेट का माहौल क्रिएट करने के लिए ये सब कर रहा है। तो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के खिलाफ में हेयर स्ट्रीट में क्या हुआ वो तो बात की बात है। ममता बनर्जी के खिलाफ में सीएजी ने एक रिपोर्ट दाखिल किया था कि उम्फान में इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। उम्फान का जो फंड आया था उसमें इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया था। मुझे लगता है वो भी केस होना चाहिए उन पर। मंत्री अर्जुन सिंह के बयान से साफ है कि अब ममता बनर्जी के कारनामों की भी कुंडली खुलने वाली है। वहीं भतीजे अभिषेक बनर्जी को सीआईडी का एक नया नोटिस मिला है। अभिषेक को नया समन हेट स्पीच मामले में मिला है जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दी थी। इस मामले में चुनाव आयोग के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस देकर 16 जून को भवानी भवन में पूछताछ के लिए बुलाया है। बैक टू बैक सीआईडी के नोटिस मिलने से अभिषेक बनर्जी भड़क गए हैं। যে মামলায় আজকে আমাকে নোটিশ দিতে এসছে, আমি বলেছি 4 তারিখের পর ডিজে বাজে। আমি প্রশ্ন করতে চাই যে আমি যদি সত্যি কোনো ভুল বলে থাকি, আমি এই স্টেটমেন্টগুলো কবে করেছি? নির্বাচন চলাকালীন। নির্বাচন যখন চলছে, ল এন্ড অর্ডার, আইন শৃঙ্খলা কার আন্ডারে? ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্ডারে তো ছিল না। তাহলে তখন আমার বিরুদ্ধে এফআইআর হলো না কেন? ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে কমপ্লেন হলে ইলেকশন কমিশন আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল না কেন? তার কারণ আমি যদি ডিজে বাজানোর কথা বলে থাকি, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন তৃণমূলের লোকেদের উল্টো করে ঝুলিয়ে দিয়ে সোজা করে দেবো। প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আপনি বলবেন জ্ঞানেশ কুমারকে যদি আমার এগেইনস্টে অ্যাকশন নিতে হতো, তাহলে অমিত শাহর বিরুদ্ধেও অ্যাকশন নিতে হতো। वहीं 28 साल पुरानी टीएमसी में सबसे बड़ी बगावत के बाद टीएमसी से अलग हुए सांसदों की रविवार को दिल्ली में मीटिंग होने जा रही है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं सोमवार को बागी सांसद स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे, जहां वो अपने गुट को मान्यता देने और लोकसभा में अलग सीटिंग अरेंजमेंट की मांग करेंगे। इसके बाद बागी गुट खुद को एनडीए का हिस्सा घोषित करेगा। बागी सांसदों का कहना है कि उन्होंने बंगाल के विकास को चुना है, इसीलिए ये रास्ता अपनाया है। जो हम जो चुना है जो क्षेत्र में, तो उस क्षेत्रों का डेवलपमेंट तो हमको करना है, क्योंकि लोग हमको चुना है किसी काम के लिए। अगर बंगाल में बीजेपी सरकार, सेंट्रल में बीजेपी सरकार, और हम जब कोई डेवलपमेंट का बात अगर करेंगे, किसका साथ करेंगे? तो चाहे बंगाल में तो शुभेंदु के साथ बात करना पड़ेगा और केंद्र के तो मोदी के साथ बात करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ बीजेपी सरकार है, और अगर हम डेवलपमेंट चाहेंगे हमारा क्षेत्र में, तो हम कहे जाएंगे? जाने को तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए जनता मैंने चुना है इलाका का डेवलपमेंट के लिए, और डेवलपमेंट करने के लिए जो मुद्दा हम लिया है वो सही है। वहीं टीएमसी में फूट के बाद अब बगावत की वजह भी सामने आने लगी है। बागी सांसदों का कहना है
कि पार्टी के नेताओं में 10 साल से नाराजगी है। ममता बनर्जी ने पार्टी की पूरी कमान अभिषेक बनर्जी के हाथ में दे दी है। अभिषेक बनर्जी पार्टी को प्राइवेट कंपनी की तरह चलाते हैं। सांसदों, विधायकों को बैठक में बोलने की इजाजत नहीं होती। छोटे छोटे मुद्दों पर सीनियर लीडर को अपमानित किया जाता है। पिछले 10 साल में पार्टी चल रहा है टीएमसी। पहले 5 साल अच्छा था और 2016 का बाद 2021 इस टाइम में पार्टी का जो ममता बनर्जी को जो ग्रिप वो अभिषेक के हाथ में छोड़ दिया है। और अभिषेक के हाथ में जब पार्टी का लीडरशिप गया था उस टाइम में अभिषेक बनर्जी एक कॉरपोरेट धास के पार्टी चलाना शुरू किया और उसके साथ में आईपैक भी जोड़ किया। किसी को साथ इसलिए बातचीत करने के लिए इनको कोई टाइम भी नहीं मिलता है क्योंकि वो अकेले खुद सिद्धांत लेते हैं, किसी को साथ कोई पूछताछ भी नहीं की। बंगाल में बगावत के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ममता को समझ नहीं आ रहा कि बाकी बची पार्टी को कैसे बचाया जाए। यही वजह है कि कल्याण बनर्जी के बगावती तेवर सामने आने के बाद ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के तेवर भी ठंडे पड़ गए हैं। अभिषेक बनर्जी अब बोल रहे हैं कि कल्याण बनर्जी उनके सीनियर नेता हैं, उन्हें बोलने का हक है। যে শীর্ষ নেতারা আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে দলে আলোচনা করার জায়গা রয়েছে এবং আপনি স্পেসিফিক্যালি বলতে পারেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে আমাকে নিয়ে কথা বলার। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে আমাকে নিয়ে 4টে কটু কথা বলার। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ছোট থেকে মানুষ করেছে, আমায় বড় হতে রেখেছে। আমি এই কথাগুলো নিয়ে খারাপভাবে নিই না। ওনার একটা ঘটনা হয়তো খারাপ লাগতে পারে, উনি বলেছে, কিন্তু আমি আমার কোনো ব্যক্তিগত ক্রোধ বা আমার কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নেই। আমি তাকে আগেও সম্মান করতাম, আগামী দিনেও করব। अब अभिषेक कुछ भी बोले लेकिन पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है। टीएमसी में सबसे बड़ी टूट हो चुकी है। बागियों ने ममता के खिलाफ अलग गुट बनाने का ऐलान कर दिया है। जो लोग ममता के साथ अभी तक दिख रहे हैं वो कब तक साथ रहेंगे, ये बात ममता बनर्जी भी नहीं जानती। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे के बाद लोगों की शिकायत पर टीएमसी दफ्तर के पुलिस की छापेमारी वहां पर जारी है। शुक्रवार को वर्तमान नगर निगम के वार्ड नंबर 21 में टीएमसी के दफ्तर पर छापेमारी हुई और इस दौरान दफ्तर से मोटी लाठियां बरामद की गई। साथ ही सफेद कपड़े का थान जिसका इस्तेमाल अंतिम संस्कार में किया जाता है वो भी वहां से मिला। अब सबसे चौंकाने वाली बात तो यह कि टीएमसी ऑफिस से बरामद की गई लाठियों पर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम लिखे हुए थे। पुलिस ने मौके से बरामद लाठियों और सफेद कपड़ों को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी कार्यालय के भीतर मौजूद कुछ अलमारियां और संदिग्ध बक्से अभी भी मौजूद हैं जिन्हें खोले जाने हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इन चीजों के बरामद होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं इलाके में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा की तैयारी तो नहीं थी। इस मामले में लोग टीएमसी के नेता और वार्ड पार्षद पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिट्टू मुखार्जी बिट्टुल बोले लेखा আছে আমার নাম পুরো বিট্টু মুখার্জি আমার নাম এখানে বিট্টু বলে লেখা আছে এই লাঠি দিয়ে আমাদের খুন করার চেষ্টা করেছে। এই লাঠিটা কি আপনার নামে আছে? হ্যাঁ আমার নামে আছে। দাদা আপনার কাছে কিসের লাঠি? আমার নাম অমরনাথ শাহ। আমাকে এই যে মার্ডার করার জন্য এই প্ল্যানে লাঠি রাখা হয়েছে এখানে। তোমার নামে কটা লাঠি আছে? আমার নামে দুটো লাঠি আছে। এটা কোদালের বাঁট, এটা লাঠি না, এটা কোদালের বাঁট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই বাঁটটা যদি মানুষের গায়ে পড়ে কি অবস্থা হতে পারে মানুষের। এক ঘায়েতেই মানুষ শেষ হয়ে যাবে। তোমার নামও আছে? আমার নামও আছে, কাপুর ভকত নাম, শর্টে লেখা আছে কাপুর বলে। আচ্ছা কটা লাঠি আছে তোমার নামে? একটা কোদালের বাঁট, একটা মোটা লাঠি। সব দুটো করে নাম আছে? দুটো করে নাম আছে। এই লাঠি দিয়ে যদি মানুষকে মারে মানুষ বাঁচবে? হসপিটালে গেলেও ট্রিটমেंट হবে না এই লাঠি দিয়ে কেউ যদি মারে কাউকে। और वहीं पर पूर्व बर्धमान जिले के बड़सुलदू ग्राम पंचायत में शुक्रवार को उस समय तनावपूर्ण हालात बन गए जब स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप में पंचायत प्रधान रमेश सरकार का पंचायत कार्यालय में घेराव कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जवाब की मांग की। हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पहुंचे और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन लोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने किसी तरह प्रधान को लोगों के चुंगल से छुड़ाया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रधान को हेलमेट पहना करके गाड़ी में बिठाया और जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां से निकलने लगी प्रदर्शनकारियों ने उस पर अंडे फेंकना शुरू कर दिया। काफी देर हंगामे के बाद से पुलिस प्रधान रमेश सरकार को आखिरकार रेस्क्यू करने में सफल रही और वहीं गांव में तनाव के हालात को देखते हुए भारी संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया गया।
खबर महाराष्ट्र से, जहां पर ऑपरेशन टाइगर की चर्चा इन दिनों काफी जोरों शोरों से हो रही है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट के 7 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के संपर्क में हैं और ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूट सकती है। और सियासी हलचल के बीच 14 जून को उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक बुलाई है। ये दोपहर 12 बजे मातोश्री में बैठक होगी और इस बैठक में कितने सांसद शामिल होते हैं इस पर सबकी नजर है। फिलहाल शिवसेना यूबीटी के कुल 9 सांसद हैं, जिनमें से 7 के शिंदे की शिवसेना के संपर्क में आने की बात कही जा रही है। ऑपरेशन टाइगर पर चर्चा के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाया और साथ ही सहयोगी दलों को भी निगलने वाली पार्टी करार दिया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने यह कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल जिस तरह की जोड़ तोड़ और दल बदल की राजनीति करते हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो राजनीतिक रूप से काफी कमजोर हैं। बात अन्य दलों ने आने की, तो अन्य दलों को लेने की बात कब आती है? तो भारतीय जनता पार्टी का किरदार जो है वो बिगड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, इसलिए उसको कुछ बाहर से लोग लेना पड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन जो है वो कमजोर होते जा रही है, इसलिए वो अन्य दलों का साथ उनको चाहिए। हाँ, तो वो कमजोर है ना। वो आप किसी की पार्टी तोड़ते हो तो आप कमजोर हो, आपको आपकी पार्टी नीचे जा रही है, इसलिए अन्य दलों को आपको जोड़ना पड़ रहा है। आप दूसरी की पार्टी फोड़ते हो, इसका मतलब क्या है कि आप कमजोर हो। और बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर ने विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के आरोपों को लेकर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्टियों को तोड़ती नहीं, बल्कि सिर्फ घर बैठकर राजनीति करने वाले पार्टियों से लोग तंग आ चुके हैं और इसलिए उनसे दूरी बनाई जा रही है। जबकि बीजेपी जमीन से जुड़ी पार्टी है, इसीलिए सब इससे जुड़ना चाहते हैं। 70% देश के भूभाग पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, एनडीए की सत्ता है, तो भी हम सो के नहीं रहते, घर में बैठ के नहीं रहते। जिन लोगों की राजनीति घर में बैठ के खाली मीडिया के साथ गाली गलौज करना, टीका टिप्पणी करना, यही जिनका धंधा है, उनको पार्टी बढ़ाना क्षमता नहीं, इसलिए लोग हमारे पास आते। तो वो पूछ रहे कि इतनी आपकी सत्ता है पूरे भारत भर में 70%, तो आपको बाकी लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है? एनसीपी हो या फिर उद्धव ठाकरे शिवसेना हो, उनके क्या लोग अपने आप संपर्क में आते हैं या फिर क्या है? तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं, तुम्हारी क्षमता नहीं अपने लोग को संभालने की, उनको ताकत देने की और संघर्ष करने की। इसलिए अच्छे लोग हैं जिनको समाज के लिए काम करना है, लोकहित में काम करना है, वो हमसे जुड़ जाते हैं, हम किसको फोड़ने को जाते नहीं जी। और पश्चिम एशिया युद्ध की आग में जल रहा है। ईरान के जंग के चलते जो टेंशन है हॉर्मुज में लगातार बरकरार है। हॉर्मुज में जहाजों पर खतरा भी मंडराता है। बीते कुछ दिनों में जहाजों में तैनात भारतीय क्रू मेंबर्स पर हमले हुए हैं और इन हमलों में 3 भारतीयों की मौत हो गई। भारत ने इस मामले में अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो को ही खरी खरी सुना दी। विदेश मंत्री ने अमेरिका से साफ साफ कह दिया कि समंदर में कमर्शियल जहाजों पर ऐसे घातक हमले कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हुए एक कमर्शियल शिप पर हमले को लेकर मार्को रूबियो से बात की। अमेरिका के विदेश मंत्री से बात हुई और इस दौरान उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि कमर्शियल शिप्स पर इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दरअसल जिस जहाज पर हमला हुआ था, उस हमले में भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनमें से 3 की मौत हुई है और 21 के करीब जो क्रू मेंबर्स थे उनको सुरक्षित बचाया गया था ओमान की मदद से, जिसके बाद भारत की ओर से अमेरिका के सामने कड़ी आपत्ति जताई गई है। बड़ी बात है कि भारत के कड़े रुख के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। उन्होंने ट्रूथ सोशल में लिखा है कि इस हमले के लिए ईरान जिम्मेदार है। भारतीय जहाज पर जो हमला हुआ था वो ईरान ने किया था। गल्फ ऑफ ओमान में इंडियन सेलर्स पर अटैक को लेकर के भारत की नाराजगी का असर भी तुरंत दिखा। अमेरिकी प्रेसिडेंट अपने बयान से मुकर गए। हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकर पर हमले के बाद 3 भारतीयों की जान चली गई थी। पहले अमेरिका ने इस हमले का दावा किया था। अब भारत की ओर से दबाव बढ़ने के बाद अमेरिका अपने स्टैंड से मुकर गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्वीट पर पोस्ट करके कहा कि यह हमला ईरान ने किया है। ईरान को अपनी हरकतें सुधारनी होगी। भारतीय जहाजों पर ईरान से ड्रोन से हमला किया है।
बिहार में बीपीएससी की परीक्षाओं में पेपर लीक पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अप्रैल में हुई इन 3 परीक्षाओं के पेपर लीक माफियाओं ने बायोमेट्रिक कंपनी से ही सेटिंग कर ली थी। छात्रों की बायोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही छेड़छाड़ करके ये पेपर लीक करवाया गया था। कंपनी के ऑफिसर्स को ही साथ में मिला लिया गया था। इतना ही नहीं, पेपर लीक माफिया ने परीक्षा केंद्र में ड्यूटी पर तैनात लोगों से ही सेटिंग करके और परीक्षा केंद्र पर अपने लोगों को ही ड्यूटी पर लगवा दिया था। बिहार में बड़े पेपर लीक नेटवर्क का भंडाफोड़। बायोमेट्रिक सेट, एग्जामिनर सेट, पेपर लीक माफिया का बड़ा कांड। ईओयू का बड़ा खुलासा, अब तक 37 लोग गिरफ्तार। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 3 परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस साल परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की जांच में पता चला है कि पेपर लीक माफियाओं ने बेहद ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम किया था। इन माफियाओं ने एक तरफ जहां बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारियों को सेट कर लिया था, वहीं परीक्षा हॉल में तैनात कर्मचारियों के साथ भी मिलीभगत कर रखी थी। बीपीएससी परीक्षा की गड़बड़ी की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू के मुताबिक जयपुर स्थित कंपनी मेसर्स साई एजुकेटर प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों की मिलीभगत में गड़बड़ी की गई। आयोग ने कंपनी को परीक्षाओं के दौरान उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए हायर किया था। ईओयू ने 2 परीक्षाओं से जुड़े कुल 37 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। इनमें से 35 आरोपी एईडीओ परीक्षा से संबंधित 5 अलग अलग मामलों से जुड़े हैं। गिरफ्तार लोगों में कंपनी के जिला कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर और कई बायोमेट्रिक ऑपरेटर शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुंगेर, नालंदा, वैशाली, बेगूसराय और नवादा में केस दर्ज किए गए थे। जबकि 2 आरोपी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जामिनेशन से जुड़े। इसमें एक नई अपराध शैली के माध्यम से धांधलियों को अंजाम दिया गया। इसमें जो बायोमेट्रिक कंपनी जिसके साथ बिहार लोक सेवा आयोग का इकरारनामा हुआ था बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, और इन दोनों परीक्षाओं में एक ही बायोमेट्रिक कंपनी थी, मेसर्स साई एजुकेट प्राइवेट लिमिटेड करके, जो कि जयपुर राजस्थान बेस्ड है। इसके निचले कर्मियों के नहीं बल्कि बहुत ऊपर तक जो इनके ज़िला कोऑर्डिनेटर थे, इनके जो ज़िला सुपरवाइज़र थे, उनकी एक्टिव संलिप्तता से ये जो परीक्षाएं हैं इन दोनों में धांधली। जांच में दोनों परीक्षाओं में धांधली का तरीका एक जैसा ही पाया गया, जिससे संगठित नेटवर्क की भूमिका साबित हुई। ईओयू के मुताबिक बहुत शातिर तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश रची गई और ऐसे लोगों को परीक्षा केंद्र में भेजा गया जो कि अधिकृत नहीं थे। लास्ट मोमेंट पे जो लिस्ट कंपनी के द्वारा आयोग को उपलब्ध करवाई गई और जिला के परीक्षा कंट्रोल को उपलब्ध करवाई गई, उससे हटकर ऐसे लोग परीक्षा आई कार्ड लेकर बायोमेट्रिक ऑपरेटर बन के परीक्षा केंद्रों में सफलतापूर्वक अंदर जा पाए, जिनके पास लास्ट मोमेंट पे ऑथराइजेशन सो कॉल्ड कंपनी के द्वारा किया गया था, बट कंपनी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। जो वास्तव में रैंडमाइजेशन की लिस्ट में जो कर्मी थे उनको प्रलोभन दिया गया या फिर उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पे परीक्षा से कुछ घंटे पूर्व आई कार्ड निर्गत करके ऐसे व्यक्तियों को बायोमेट्रिक ऑपरेटर बना के परीक्षा केंद्रों में भेजा गया, जो कि परीक्षा माफियाओं के साथ लगातार संपर्क में थे। बीपीएससी की तरफ से 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 3 चरणों में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीओ की परीक्षा आयोजित की गई थी। कुल 935 पदों के लिए ये एग्जाम हुआ था। गड़बड़ी सामने आने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। इस परीक्षा के लिए 11 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था। इसके लिए सभी 38 जिलों में 746 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा बीपीएससी की असिस्टेंट पब्लिक सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर परीक्षा 2026 में भी गड़बड़ी पाई गई थी, जिसका आयोजन 23 अप्रैल 2026 को हुआ था।
इस संबंध में पटना के श्री कृष्णापुरी थाने में केस दर्ज हुआ था। को ये बायोमेट्रिक सत्यापन का काम दिया गया था, उस कंपनी ने ही धोखाधड़ी की है और जब उन्होंने अपने कर्मचारियों की जो लिस्ट सौंपी थी बीपीएससी को, उससे बिल्कुल इतर ऐसे लोगों को उसमें रखा और ऐसे लोगों को परीक्षा केंद्र पर भेजा जो धांधली में शामिल थे। तो ऐसे में जब बीपीएससी की भूमिका पर सवाल उठे और इस पूरे मामले की जांच की गई, तब ये नया तथ्य सामने आया है। अब इसमें और आगे पड़ताल जारी रहेगी। आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और चूंकि नीट की परीक्षा पुनर्परीक्षा होनी है, तो ऐसे में जो इस पूरे जांच के दौरान जो तमाम तथ्य सामने आए, जो जानकारी सामने आई, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी अब की जा रही है। नीट समेत भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह की धांधली रोकने के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने एक स्पेशल सेल गठित किया है। ये सेल परीक्षा माफियाओं की गतिविधियों पर निगरानी रखेगा, साथ ही पुराने आरोपियों की मौजूदा गतिविधियों पर भी नजर रखेगा और खुफिया सूचनाएं जुटाएगा। साथ ही नीट यूजी री एग्जाम, सिपाही भर्ती समेत दूसरी बड़ी परीक्षाओं के दौरान निगरानी करेगा। और मुंबई पुलिस बनकर कॉल करने वाले ने साइबर फ्रॉड के डॉक्टर गैंग ने जयपुर की महिला डॉक्टर से 24 लाख के डिजिटल फ्रॉड को अंजाम दिया, जिसके बाद एक्शन में आई जयपुर पुलिस ने अब गिरोह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और इस गिरोह के खिलाफ देश भर में 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस ने साइबर ठगी को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 मेंबर्स को अरेस्ट किया। इस गिरोह ने जयपुर के बाद बेंगलुरु में भी 40 लाख से ज्यादा की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से डिजिटल करेंसी, 32 एटीएम कार्ड्स, 12 चेकबुक, लाखों की नकदी बरामद की। गिरोह का मास्टरमाइंड सुनील बिश्नोई और उसका साथी जगदीश फरार है। एक फ्रॉड कॉल और डिजिटल अरेस्ट का फरेब। नेशनल सिक्योरिटी का बहाना, बुजुर्ग को बनाया निशाना। साइबर फ्रॉड का डॉक्टर गैंग, ठगी का एमबीबीएस मॉडल। जयपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जिसका मास्टरमाइंड विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद साइबर ठगी के धंधे को अंजाम दे रहा था। गिरोह की सबसे चर्चित और पहली बड़ी वारदात जयपुर की है, जहां 75 वर्षीय बुजुर्ग डॉक्टर के साथ 24 लाख की ठगी की गई। पुलिस के मुताबिक जयपुर की वारदात के बाद तुरंत इस गैंग ने बेंगलुरु में भी 40 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। उसने एफडी तुड़वाई और फिर मैं तो पहले आरटीजीएस का नाम भी नहीं जान रही थी, मतलब कभी किया नहीं ना ये सब काम मैंने, तो इसलिए उसने मतलब जब बोला ना कि नहीं आप वहाँ पर बैंक में जाइए, देखिए आप किसी को कुछ बोलना मत, ना कोई पूछना मत। आप आरटीजीएस किया? हाँ आरटीजीएस किया मैंने, एक बार में ही किया। कितना किया टोटल? 24 किया टोटल, 24 लाख। 24 लाख रुपए की आरटीजीएस कराई गई। जहां आरटीजीएस हुई उसका नाम था मेलोडिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक इंस्टीट्यूशन बना रखा है, कंपनी बना रखी है। उसकी जांच शुरू की। मामला थोड़ा टिपिकल था क्योंकि जो भी आरोपी पक्ष है वो भी बहुत टिपिकली टेक्निकली बहुत मजबूत लोग हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं। धीरे धीरे जब राजस्थान से कनेक्शंस मिले तो एक गाड़ी नंबर आया हमारे पास। उस गाड़ी नंबर का हमने पीछा किया। गाड़ी नंबर का पीछा करते करते इनको दबोचा एक जगह से अचानक से, और उसमें श्रीमान डीसीपी साहब की लगातार कंसिस्टेंट हमारे पास सूचनाएं और जो साइबर सेल है उसकी आती रही। हमने पकड़ने के बाद जब पूछताछ की है तो ये तथ्य आए कि उक्त तीनों ही बंदे जो नामजद हैं वो कजाकिस्तान से एमबीबीएस करके आए हैं, और उसके बाद जब कोई रोजगार इनको नहीं मिलता है तो ये मिल करके इस तरह की घटनाएं इन्होंने प्लान की, और पहली घटना जो राजस्थान में हुई उसमें इन्होंने 24 लाख रुपए आरटीजीएस कराई है। महिला डॉक्टर के साथ एक झटके में 24 लाख की ठगी को अंजाम देने वाले साइबर ठगों ने खुद को ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर महिला को लगातार 5 दिनों तक वीडियो कॉल और फोन पर डराया। महिला डॉक्टर को बताया गया कि उनका बैंक अकाउंट टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।
गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर आरोपियों ने महिला को अरेस्ट करने की धमकी दी। मुझे एक फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपका आधार नंबर क्या है। तो मैंने बताया कि आपको किस लिए चाहिए। बोले नहीं, आपका आधार नंबर जो है यूज़ हो रहा है। तो यही नंबर है ना। बोले, उन्होंने ये नंबर बताया। मैंने कहा हाँ मेरा नंबर यही है, और अब नाम भी बताया उसने। तो फिर मैंने कहा हाँ मेरा नाम यही है करके। तो फिर उसने ये बात कही कि बोले नहीं, आपका तो ये आधार कार्ड के ऊपर किसी ने तो भी एक जो है अकाउंट बनाया हुआ है मुंबई में। और ये सब जो है उस अकाउंट में से जो है सब प्रकार के जो होते हैं ना, टेररिंग वगैरह जैसे उस टाइप के वो फंड यूज़ हो रहे हैं। बोले आतंकवाद से जुड़े। आतंकवादी। उसी टाइम जैसे मैं गूगल पर सर्च कर रही थी तो उसी टाइम फिर एक फ़ोन आया, वो भी व्हाट्सएप कॉल। फिर उसमें उस दिखाया कि एक पुलिस स्टेशन है, इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, पीछे में बोर्ड लगा हुआ है इसका मुंबई पुलिस। वीडियो कॉल था और पुलिस इधर से उधर घूम रहे हैं। आपका सिम कैसे, आपके नाम का सिम कैसे आ गया? बोले इसमें। बोले आपको तो फिर हम अरेस्ट वारंट निकालते हैं। मैंने कहा अरेस्ट वारंट काहे के लिए निकालेंगे आप? मैंने ख़रीदा ही नहीं है कुछ भी, तो कैसे क्या आप बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, बोले आपके नाम का हम अरेस्ट वारंट निकालते हैं। इस दौरान साइबर फ्रॉड ने नेशनल सिक्योरिटी का मामला बताकर महिला से सारे बैंक डिटेल्स मांगे और महिला के अकाउंट वाले बैंक मैनेजर को साइबर क्राइम में शामिल बताकर उसे पकड़ने की बात कही। मुंबई पुलिस के नाम से कॉल करने वाले जालसाज ने महिला को हर 2 घंटे पर मैसेज के जरिए आई एम सेफ, आई एम एट होम लिखने को कहा। महिला अगर मैसेज भेजने में देरी करती तो जालसाजों का तुरंत कॉल आ जाता था। कितने दिन आपको हाउस अरेस्ट? 5 दिन आप कमरे में बंद रही? नहीं, कमरे में बंद नहीं रही। सर्वेंट आती जाती थी, सब काम वगैरह हो ही रहे थे, परंतु किसी से फ़ोन पर बात नहीं करना है आपको। सुबह 9 बजे कॉल किया उन्होंने, उसके बाद 10-15 मिनट उन्होंने बातें की और फिर बाद में कहते फिर आप मुझे हर 2 घंटे में आप कॉल मैसेज भेजिए कि आई एम सेफ, आई एम एट होम। अब इस मामले में जयपुर पुलिस ने कजाकिस्तान से MBBS कर भारत में करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गैंग के 2 मेंबर्स को अरेस्ट किया है। पुलिस जांच में इन आरोपियों की मॉडस ऑपरेंडी का भी खुलासा हुआ। आरोपी ठगी के पैसे मांगने के लिए विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के बैंक खातों का इस्तेमाल करते थे। इन खातों में ठगी की रकम जमा कराई जाती थी और बाद में USDT जैसी डिजिटल करेंसी खरीदकर पैसों का ट्रैक छिपाने की कोशिश की जाती थी। पुलिस के मुताबिक ठगी गिरोह का फरार मास्टरमाइंड सुनील बिश्नोई उर्फ कार्तिक फर्जी दस्तावेजों और बदली हुई पहचान के जरिए बैंक खाते खुलवाता था। पुलिस से बचने के लिए वो लगातार अपने ठिकाने और पहचान बदलता रहता था। अब इन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मास्टरमाइंड सुनील बिश्नोई उर्फ कार्तिक की तलाश तेज हो गई है। जिस गिरोह ने जयपुर में महिला डॉक्टर को 24 लाख की चपत लगाई, उसके खिलाफ साइबर पोर्टल पर देश भर में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 32 ATM कार्ड, 12 चेकबुक, 9 पासबुक, 8 सिम कार्ड, 5 मोबाइल फोन, 2 रबर स्टैंप और 1,27,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने डिजिटल लूट के उपकरण बरामद करने के साथ ही उस शख्स को भी गिरफ्तार किया है जिसके खाते में डिजिटल फ्रॉड की रकम मंगाई गई थी। अभी गणेश चौधरी जो अरेस्ट हुआ है, उससे घटना में प्रयुक्त मोबाइल की सिम और मोबाइल और साथ में ATM कार्ड्स, 32 ATM कार्ड्स मिले हैं, 8 पासबुक्स हैं, 8 चेक बुक्स हैं। भारी मात्रा में इनके पास अन्य सामान भी है जो ये साबित करता है कि इनका पूरा प्लान करके इस तरह की। और सबसे बड़ी बात क्या है, नए लोग उक्त जो पैसा आता है उसको निकालने के लिए नए लोगों को ये कुछ भी झांसा देकर के फंसाते हैं। लखनऊ की साइबर क्राइम सेल ने एक फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए साइबर फ्रॉड के 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 युवती भी शामिल हैं। ये कॉल सेंटर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का काम करता था।
लोगों को नामी कंपनीज में ऑनलाइन जॉब दिलाने के नाम पर ठगी किया करते हैं। पूछताछ में पुलिस को यह पता चला है कि ये गैंग freshworld.com और shine.com के प्राइवेट नौकरी पाने की कोशिश में लगे अभ्यर्थियों का डेटा खरीदते हैं। उसके बाद अपने कॉल सेंटर से इन अभ्यर्थियों को कॉल करवाते हैं। जॉब के लिए जब कोई कैंडिडेट राजी होती है तो उसकी कॉल किसी एक गैंग मेंबर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद उन लोगों को कॉर्पोरेट कंपनीज में अच्छी सैलरी पर नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए उन्हें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, अप्रूवल लेटर, रजिस्ट्रेशन लेटर भेजते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन फीस, गेट पास चार्ज, इंटरव्यू चार्ज के नाम पर ठगी का पैसा फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करा लेते हैं। नौकरी से क्राइम ब्रांच की साइबर सेल के द्वारा एक फेक कॉल सेंटर को बस्ट किया गया है। ये लोगों को ऑनलाइन नौकरी दिलवाने के नाम पे धोखाधड़ी व ठगी का काम करते थे। बेसिकली इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था कि जो लोग जो है ऑनलाइन अपनी जॉब एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करते थे, ये कुछ वेबसाइट्स पे जाके उनके डाटा को डाउनलोड करते थे और फिर उस डाटा से उन लोगों को कांटेक्ट करते थे और उनको फर्जी नौकरी दिलाने के बहाने उनसे पैसों की वसूली किया करते थे। कितने लोग हैं मैम इस गैंग में? 5 लोग की अरेस्टिंग की गई है। रिकवरी क्या हुई है इसमें? यहाँ पे हमें 10 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 106 हमें डाटा वर्कशीट्स मिली हैं जिसमें सभी लोगों का नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज़ हैं जिसके थ्रू ये कॉल करते थे। हमें 26 फेक जॉब लेटर्स मिली हैं जो ये लोगों को भेजा करते थे। मैम जिनकी गिरफ्तारी वो कहाँ के रहने वाले थे, इसमें सरगना कौन था? बेसिकली ये कुछ लोग लखनऊ के हैं, कुछ लोग बाहर के रहने वाले हैं और जो इनका एक पर्सन है जिसका ये नाम बता रहे हैं वो अभी नोएडा से ऑपरेट करता है, जिसके बारे में इनको ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। और 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियां आखिरी चरण में है। शुक्रवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की। बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एनएस अजीत डोभाल, सीआरपीएफ के महानिदेशक शामिल हुए। मीटिंग में सुरक्षा इंतजामों, लॉजिस्टिकल प्लानिंग और अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल पर बातचीत हुई है। और इस बार अमरनाथ यात्रा में सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एडवांस सर्विलांस टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस बेस्ड मॉनिटरिंग और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी यात्रा के लिए पोर्टल, RCIED, जैमर, डीप सर्च, मेटल डिटेक्टर, विस्फोट और लिक्विड विस्फोटक डिटेक्टर, नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर, मल्टी टाइप CCTV सिस्टम लगाए हैं। अमरनाथ यात्रा में इस बार यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने पहली बार QR कोड बेस्ड पहचान ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जिसे यात्रा रूट पर काम करने वाले वर्कर्स और वेंडर्स को डिजिटल रूप से वेरीफाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। और अनंतनाग पुलिस ने शुक्रवार को नुनवान बेस कैंप में यात्रा को लेकर के मॉक ड्रिल भी किया, जिसमें अनंतनाग पुलिस, CAPF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के कर्मी भी शामिल हुए। ये गवर्नमेंट ने इसलिए प्रोवाइड किया है क्योंकि इससे असली जो रजिस्टर बंदा है इसकी पहचान होती है, ये कहाँ का है, रहने वाला कहाँ का है, ये अनरजिस्टर है या रजिस्टर है, क्योंकि इससे हर कोई पहचान कर सकता है कि ये रजिस्टर बंदा है। और जो बाहर से हमारे मेहमान पर्यटक आ रहे हैं उनको भी हम पे ट्रस्ट होगा, क्योंकि इसको स्कैन करके हमारी पूरी बायोडाटा निकलती है। मुझे उम्मीद है जितने मुझे बहुत सारे बम्बई हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, बहुत सारी जगहों से लोग फ़ोन करते हैं मुझे, मेरे पास हर साल आते हैं। मैं कम से कम 15 साल से अमरनाथ यात्रा चलाता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार 10 लाख से ऊपर यात्रा श्रद्धालु दर्शन के लिए आ जाएंगे। जितने भी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो प्रक्रिया है तो कंप्लीट होने वाले 20 तारीख को कंप्लीट हो जाएंगे। श्राइन बोर्ड के जितने भी काम हो गए, चाहे वो ट्रैकिंग का हो, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम है, चाहे जितने भी ऑल फैसिलिटीज़ है श्राइन बोर्ड की तरफ से, वो कंप्लीट होने वाले 20 तारीख को। हम भी अभी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, हम भी उनके इंतज़ार में कब हमारी परमिशन आए तो हम भी अपनी यात्रा के लिए जा सकें।